बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस माय टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट रेजिन्स। पिछले वीडियो में मैंने इनेमल एंड एडिशन चैप्टर नंबर 15 जो है उसकी मार्किंग्स अपलोड कर दी थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वैसे भी आप जो है वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे इनेमल एंड एडिशन बाय मेडिकल स्टाफ SHF, तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट की इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट रेजिन्स। इस चैप्टर में से आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो याद रखनी है और किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है। इसमें आपको पहले चीज़ जो पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास रिस्टोर करते हैं केरियस डिफेक्ट्स को इन द इंटीरियर टेथ, वो उसमें हमारे पास जो है वो सिलिकेट सीमेंट एंड पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट जो है वो आ जाता है। ठीक है, सिलिकेट सीमेंट एंड पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो क्या है कि इसकी कंपोजिशन हमारे पास आ जाती है। कंपोजिशन में हम देखें तो जो हमारे पास सिलिकेट सीमेंट्स होते हैं वो पाउडर और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारे पास एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास होता है एंड लिक्विड फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूट इसमें जो है वो हमारे पास एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास होता है और लिक्विड फास्फोरिक एसिड होता है। इन मटेरियल्स को अगर हम लोग देखें तो इनिशियली स्टैटिक्स में जो है एस्थेटिक्स जो है इसकी वो ठीक है, लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास पुअर होती हैं। कलर स्टेबिलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिसॉल्व रेडियली इन द ओयल फ्लड। तो मेन इंपॉर्टेंस का क्या है कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पुअर होती हैं, लेकिन इनिशियली जो है ये थोड़े से बेहतर मटेरियल है। सिलिकेट्स रेस्ट्रिक्शंस को अगर हम देखें तो हमारे पास सर्व कर सकती हैं 3 से 3 to 5 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये चीज़ें 3 हैं पॉइंट्स हैं इसमें जो कि आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट। पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट है जो है, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास अवेलेबल डायरेक्ट मटेरियल जो है इसका देखें तो ये भी हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होता है और लिक्विड की फॉर्म में होता है। इसमें जो पाउडर हमारे पास आ जाता है उसमें हमारे पास नॉन प्री पॉलीमेराइज्ड मिथाइल मेथैक्राइलेट आता है इनिशिएटर, एंड लिक्विड जो है इसमें हमारे पास मोनोमेरिक मिथाइल मेथैक्राइलेट आता है। तो पाउडर और लिक्विड फॉर्म इसका हम देखने हैं तो पाउडर हमारे पास क्या होता है प्री पॉलीमेराइज्ड मिथाइल मेथैक्राइलेट एंड इनिशिएटर, और लिक्विड जो होता है वो हमारे पास मोनोमेरिक मिथाइल मेथैक्राइलेट आ जाता है। और PMM जो है प्रोवाइड मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है गुड इनिशियल स्टैटिक्स बट आल्सो हैड अ पुअर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड लैक कलर स्टेबिलिटी। ठीक है, कलर स्टेबिलिटी इसमें भी कम होती है। इसका मेन एडवांटेज जो है वो पॉलीमराइजेशन श्रिंक किया जा सकता है। बाकी एक दफ़ा इसको रीड कर लेना, बस मेन पॉइंट जो याद करने वाले तो इसमें यही थे। उसके बाद कंपोजिट रेजिन मटीरियल। कंपोजिट मटीरियल अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो इनिशियली कंपोजिट रेजिन मटेरियल होता है वो हमारे पास पीरियड होता है टू दीज प्रोसीजर्स, जिसमें हमारे पास सिलिकेट एंड PMM आ जाता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर स्टेबिलिटी एंड सेलेबिलिटी जो है वो हमने देख लिया। और इनिशियल मटेरियल्स जो है वो नॉट सूटेबल फॉर यूज़ इन द पोस्टीरियर टीथ। वो हमने इंटीरियर टीथ में देखे थे कि उसमें ये जो है वो सूटेबल थे, लेकिन ये पोस्टीरियर टीथ के लिए जो है वो सूटेबल नहीं थे क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जैसे पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज वगैरह। ठीक है, इसको बस इस तरह से रीड कर लेना। बाकी मेन जो हमारे पास आता है वो ये आ जाता है कि कंपोजिशन जो है रेजिन मटीरियल कंपोजिट रेजिन की, इसमें हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। एक हमारे पास आता है रेजिन मैट्रिक्स, फिलर पार्टिकल्स, ठीक है, और साइलिन कपलिंग एजेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास कपलिंग एजेंट आता है, एक फिलर पार्टिकल्स आते हैं और एक हमारे पास आता है रेजिन मैट्रिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है और आपको पता है कि आजकल एग्जाम्स जो हैं वो आपके MCQs बेस्ड आ रहे हैं, SCQs जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए आपको जो मैं गाइडलाइंस दूँगी वो आपको मोस्टली यही दूँगी कि आपके MCQs जो है वो कवर हो जाए। बुक से आप बुक खोल लें और इनको मार्क करते जाएं। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को आप देखें तो इंशाल्लाह ताला आपके MCQs जो है वो जो बुक्स आए होंगे बुक की लाइंस के वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेजिन मैट्रिक्स आ जाता है। रेजिन मैट्रिक्स में हमारे पास BIS-GME यानी कि बिस्फेनाइल ग्लाइसाइड विद एक्राइलेट आता है। ठीक है, इसे हम UDMA कहते हैं, जिसमें हमारे पास यूरिथेन जो है क्या आता है यूटिलाइज करते हैं यूरिथेन डाइमेथ एक्राइलेट। तो इसमें मेन डाइमेथ एक्राइलेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ है BIS-GMA जो है वो अपनी याद रखनी है। क्या याद रखना है? BIS-GMA। आज थोड़ा सा फोकस आ रहा है क्योंकि मेरे पास वो ट्राइपॉड नहीं था, तो इसलिए मैं इसको हाथ में पकड़ के जो वीडियो है वो बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो है आई थिंक सो फोकस जो है वो ख़राब हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। BIS-GMA जो है हमारे पास वो क्या है कि एपॉक्सी
वेबॉन, उसके बाद इसमें लार्ज देन ये भी सारा करेंगे कि इसमें बस याद रखिए कि इसमें लेस पोलिमराइजेशन श्रिंकेज जो है वो आ जाती है। उसके बाद इसमें बिस डी एम ए जो है और यू डी एम, ये अपने अच्छे तरीके से याद रखते हैं कि ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, किसके कंपोनेंट्स है। हमारे पास ये रेजिन मैट्रिक्स में आ जाते हैं। फिलर पार्टिकल्स जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। फिलर पार्टिकल्स में हमारे पास क्वार्ट्ज सिलिका, ठीक है, क्वार्ट्ज जो सिलिका आ जाता है, ठीक है, उसके साथ ये इसकी कंपोजिशन बनी होती है और ये साइज एंड शेप पे डिपेंड करते हैं। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, फर्दर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द पोलिमराइजेशन श्रिंकेज। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू की लाइन है कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हम इंक्रीज करते हैं रेजिन मैट्रिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल जो है उसको हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास अमाउंट ऑफ पोलिमराइजेशन श्रिंकेज जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद 2 रूल्स आते हैं रिगार्डिंग द फिलर पार्टिकल्स, फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल में क्या होता है कि फिलर ज़्यादा होगा और वो बेटर होगा। सेकंड रूल क्या है कि फिलर पार्टिकल्स स्मॉल होंगे एंड एवरेज फिलर पार्टिकल साइज जो है वो हमारे पास बेटर होगा। तो हमारे पास ये चीज़ आपने बस इसमें मेन याद रखनी है कि जो फर्स्ट रूल है उसमें क्या है कि फिलर पार्टिकल्स अगर ज़्यादा है और सेकंड रूल में फिलर पार्टिकल्स कम है। तो फिलर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो इंक्रीज़ करेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ द फिलर की, तो क्या होगा, मटेरियल इंक्रीज़ करेगा स्ट्रेंथ और रिड्यूस करेगा अमाउंट ऑफ द पोलिमराइजेशन श्रिंकेज। इंपॉर्टेंट जो है इस पर हमारे पास क्या है कि एक्सपीरियंस 2.4% टू 2.8% पोलिमराइजेशन श्रिंकेज। तो ये एमसीक्यू है आपका कि जो हमारे पास पोलिमराइजेशन श्रिंकेज जो कि हमारे पास मॉडर्न कंपोजिट एक्सपीरियंस करती है वो कितना होता है, 2.4 से 2.8%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है एज एमसीक्यू। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी जो 75% ऑफ द फिलर वेट एक दफ़ा देख लेना। और सेकेंड रूल जो आता है वो हमारे पास क्या है कि फिलर पार्टिकल स्मॉलर एंड एवरेज फिलर पार्टिकल साइज द बेटर। द मटेरियल्स विद स्मॉल फिलर पार्टिकल्स आर इनहेरेंटली मोर पॉलिशेबल, ठीक है, रिटेन देयर पॉलिश फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड हैव इम्प्रूव्ड वाटर रेजिस्टेंस। तो अब देखिए इसमें हमारे पास पिन की चीज़ जो है वो क्या आ जाती है कि जब हमारे पास फर्स्ट रूल में क्या था कि जब हमारे पास फिलर पार्टिकल्स ज़्यादा थे तो अमाउंट ऑफ रिलेटिव फिलर पार्टिकल्स की क्या थी, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही थी और पोलिमराइजेशन श्रिंकेज जो है वो कम हो रही थी। और सेकंड रूल में क्या है कि मटेरियल स्मॉल फिल पार्टिकल्स के स्मॉल फिलर पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, पॉलिशेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि ये पॉलिश जो है उसको रिटेन करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से पीरियड रेजिस्टेंस है वो भी इम्प्रूव होती है। तो बाकी द डिफ़िकल्टीज़ हैं इसको करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा बेशक पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइलिन कपलिंग एजेंट। तो जो हमारे पास साइलिन कपलिंग एजेंट होता है इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि फिलर पार्टिकल्स जो है केमिकली बाउंड हुए होते हैं टू द रेजिन मैट्रिक्स बाय द सिलिन, यानी कि जो हमने फिलर पार्टिकल्स पढ़े वो और रेजिन मैट्रिक्स जब केमिकली बाउंड हुए होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कपलिंग एजेंट, ठीक है। सेलाइन कपलिंग एजेंट, सेलाइन जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स होते हैं, बाई फंक्शनल मालिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट एंड ग्रुप्स इसमें जो होते हैं, वन विद द फिलर पार्टिकल्स एंड अदर विद द मैट्रिक्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाकी दफ़ा इसको रीड कर लेना। इसमें जो हमारे पास आ जाता है मेन utilizing the acetone washes to thin the thickness of the saline polymer. Composite resin materials also contain numerous other components। इसमें हमारे पास पिगमेंट्स आ जाते हैं, विस्कोसिटी आ जाती है, उसके बाद विस्कोसिटी ड्यूलेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद पिगमेंट्स आ जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स आ जाते हैं, इनिशिएटर्स आ जाते हैं कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास वैसे आपको एक जो याद रखना है, इनिशिएटर जो होता है इसमें थोड़ा सा याद रख लें कि कंपोजिट जो पोलिमराइज विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। कंपोजिट जो होती है वो पोलिमराइज होती है बाय द हेल्प ऑफ लाइट। तो जो हमारे पास कैम्फोक्यूनोन है एज अ फोटो इनिशिएटर, ये आपका एमसीक्यू है। ये कैम्फोक्यूनोन जो है वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास फोटो इनिशिएटर है, ये आपको एमसीक्यू आता होता है और ये अब्जॉर्ब करता है फोटोन ऑफ द लाइट प्रोडक्ट एट अबाउट 470 नैनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एफसीपीएस के एग्जाम में भी एमसीक्यू जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अपनी याद रखते हैं। क्लोरोफेनिकोल जो कि हमारे पास क्लोरोफेनिकोल जो कि हमारे पास फोटो इनिशिएटर है और फोटोन्स जो है हमारे पास लाइट जो एनर्जी होती है इसकी वो 470 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, ये इसके इनिशिएटर में आ जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑफ द डेंटल कंपोजिट्स। ये हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास बेस्ड ऑन पोलिमराइज्ड मेथड, पोलिमराइजेशन मेथड, बेस्ड ऑन फिलर पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन विस्कोसिटी एंड रिसेंटली इंट्रोड्यूस कंपोनेंट्स। तो ये टेबल इसी तरह से आपने याद रखना है, अच्छे तरीके से याद करना है, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। अगर इनकी डिटेल्स है उसको हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोजिट रेजिन, जिसकी जो क्लासिफिकेशन वगैरह है ये अपने डेंटल मटीरियल्स में पड़ी हुई है, लेकिन जाहिर है जब आप रेडी फॉर पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। आपका तो ब्लॉक सिस्टम आ गया तो उसमें थोड़ा कंसाइज कर लिया हुआ चीज़ों को जो है वो
टेंडर मटेरियल्स ऑपरेटिव वगैरह को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा इजी भी सीन है, थोड़ा मुश्किल भी बच्चों को लगता है, लेकिन आई थिंक सो कि थोड़ा इजी है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इनिशिएशन पे देखिए तो केमिकली क्योर देखिए तो हमारे पास कहता है कि केमिकल क्योर में क्या होगा कि केमिकली इनिशिएटेड होंगे, केमिकल क्योर कहलाता है, जिसमें ऑटो क्योर यानी कि सेल्फ क्योर आ जाता है। कंपोजिट, ठीक है, और केमिकल क्योर मटेरियल्स जो हैं वो प्राइमरी एज अ कोर मटेरियल फॉर द बिल्डअप ऑफ द एक्सटेंसिवली डैमेजेड। तो इसको एक दफ़ा आप रीड कर लेना, बस ये याद रखते हैं कि केमिकल क्योर में हमारे पास केमिकली इनिशिएटेड होता है, जिसमें ऑटो क्योर और सेल्फ क्योर आ जाता है। लाइट क्योर में हम देखें तो यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है, यूवी लाइट, वो हम यूज़ करते हैं, बट कंटेम्प्रेरी कंपोजिट मटीरियल्स जो हैं ऑल यूटिलाइज अ विजिबल लाइट। इसमें वही देखिए कंफर्म फिर जाके है, और बस इसमें हमें याद रखना है। अगर डुअल लाइट में जो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सीमेंट, इसको यूज़ करते हैं एज अ सीमेंट आटा, कोर मटेरियल्स में जो है उसका यूसेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको अपने इस तरह से बस एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये डिटेल में पूछी जाती टेबल, इसका अपने अच्छे से याद करना है क्लासिफिकेशन का। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू फिलर पार्टिकल साइज। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास मैक्रोफिल्ड, माइक्रोफिल्ड, नैनोफिल्ड या फिर नैनो हाइब्रिड, सॉरी माइक्रो हाइब्रिड कहते हैं, और एक फ्लोएबल एंड पैकेबल होती है। तो फिलर पार्टिकल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थोड़ा सा डिटेल में अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। तो अकॉर्डिंग टू फिलर पार्टिकल साइज, जो लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम लोग मैक्रोफिल कंपोजिट कहते हैं। ठीक है, जो स्टैटिक कंपोजिट बॉन्ड जो है वो बिकम पॉपुलर होता है। उसके बाद हमारे पास मटेरियल्स विद वेरी स्मॉल फिलर्स के साथ होंगे तो माइक्रोफिल्ड होंगे। ठीक है, और हाइब्रिड में वैरायटी ऑफ साइजेस ऑफ द फिलर्स आ जाते हैं, तो वो हाइब्रिड कंपोजिट्स होते हैं। माइक्रो हाइब्रिड सब जो है तो माइक्रो हाइब्रिड एंड नैनो हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल्स। ठीक है, कुछ फ्लोएबल एंड पैकेबल होते हैं, जिनकी डिटेल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैक्रोफिल कंपोजिट रेजिन्स देखें तो मैक्रोफिल कंपोजिट रेजिन्स जो हैं इनको देखते हैं अगर हम लोग, तो दीज मटेरियल्स हैव हैड अ relatively high level of floating, ठीक है, approximately 75% by the weight, ठीक है, with particles that range in size between 4 and 40 microns। ठीक है, तो जो मैक्रोफिल्ड होते हैं वो हमारे पास कंसिडर हैं बिफोर एंड आफ्टर पॉलिशिंग। इनको आप देखें रूल, तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसमें से MCQ जो आपने याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 75% बाई वेट हो। इसमें आता है ठीक है, ये इनकी हाई लोडिंग होती है, हाई लेवल ऑफ लोडिंग होती है, और भी पार्टिकल्स दैट अरेंज इन साइज बिटवीन 4 and 40 माइक्रोन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 4 and 40 माइक्रोन्स के बीच में जो साइज़ होता है वो हमारे पास कौन सी टाइप आ जाती है, वो हमारे पास मैक्रोफिल्ड कंपोजिट रेजिन्स जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास आता है, क्योंकि इसकी हाई लोडिंग होती है, ये थोड़ा सा एक दफ़ा देख लेते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप देखें। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हाई लोडिंग द मटेरियल्स वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड बट रेदर large size of the filler particles reduced into two significant disadvantages. Materials were not polishable, and second is the large particles could not be plucked from the surface of the posterior restorations by opposing cusp tips। और इसमें जो हमारे पास क्वांटम लॉस ऑफ द रेस्टोरेशन मटेरियल है सर्टनी वो 40 माइक्रोन्स होता है। द मटेरियल्स हैड अ वेरी पुअर वियर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैक्रोफिल्ड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हमारे पास क्या है कि पॉलिशेबल मटेरियल नहीं है, प्लग नहीं करता, सॉरी प्लग कर देता है, कोई प्लग्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर रेस्टोरेशंस में, और इसकी पुअर वियर रेजिस्टेंस होती है। ये 3 डिसएडवांटेजेस थे, और इसके साथ हमारे पास 45% बाय द वेट एंड 40 माइक्रोन्स जो है इसका वो साइज आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपने इसमें याद रखने हैं। उसके बाद जो माइक्रोफिल्ड होती है वो हमारे पास उसकी पुअर पॉलिशेबिलिटी होती है। ठीक है, और उसमें लो लेवल ऑफ फिलर लोडिंग होती है 45% टू 55% बाय द वेट एंड 0.04 माइक्रोन्स। तो जिनके अभी ऐसे यूज़ आ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो इजीली ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो 4 पॉइंट्स लिख देंगे, तो उनका जो है वो हो जाएगा SCQ। और जो MCQ पॉइंट्स हैं वो तो वैसे ही आपके हो जाएंगे अगर आपको ये MCQ आ जाता है तो।
तो हमारे पास इसका हम देखते हैं माइक्रोन्स कितने होते हैं 0.04 माइक्रोन्स, और जो हमने मैक्रोफिल्ड पढ़ा था उसके कितने होते हैं 4 and 40 माइक्रोन्स, ठीक है। और जो माइक्रोफिल्ड है इसमें हमारे पास जो है वो कितने हैं 0.04 माइक्रोन्स, और वेट इसका देखें तो 45% टू 55% बाय द वेट, और जो हमारे पास मैक्रो थे उनमें हमारे पास 75% ऑफ द वेट आ जाता है, ठीक है। इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है कि मैक्रोफिल्ड जो है कंपोजिट उसकी किस तरह से फिलिंग करी हुई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो माइक्रोफिल्ड है वो वेरी पॉलिशेबल, ठीक है। ये क्या है, पॉलिशेबल है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है इनकी वो कम होती है। कंट्राइंडिकेशन देखें तो क्लास 5 रेस्ट्रेशन में एंड फॉर द रेस्ट्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर टीथ जो है ये कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीरियर और रेस्ट्रेशन कंसीडर फ्लेक्चर, इसको बाकी को एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा, इसको भी एक दफ़ा बस देख लेना। सिलेक्स प्लक्स जो है इसमें होता है वो थोड़ा सा देख लेना, लेकिन जिसमें मेन चीज़ें थी कि वो पॉलिशेबल, और हमने मैक्रोफिल्ड जो वो देखा था कि वो पॉलिशेबल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड कंपोजिट आ जाता है। जो हमारे पास हाइब्रिड कंपोजिट है इसको हम देखते हैं, इसमें है वो कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज फिलर पार्टिकल्स होते हैं। फिलर लोडिंग जो है इसमें वो भी ज़्यादा होती है, इम्प्रूव्ड वियर रेजिस्टेंस होती है, और ये परमिट करते हैं एडवोकेट पॉलिशेबिलिटी, एक्सलेंट मटेरियल है फॉर बोथ द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर टीथ। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इनको आपने स्किप नहीं करना, कि हमारे पास स्मॉल और लार्ज फिलर पार्टिकल्स का कम्बिनेशन होता है। फिलर लोड जो है इसमें वो ज़्यादा होता है, वियर रेजिस्टेंस इसमें इम्प्रूव्ड होती है, और एडवोकेट पॉलिशेबिलिटी इसमें होती है, और एक्सीलेंट मटेरियल है फॉर द बोथ इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर टूथ। उसका जो वेट है वो हमारे पास 75% से 80% होता है, और माइक्रोन्स इसमें बिटवीन 1 and 2 माइक्रोन्स होते हैं। ये मटीरियल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिशेबल हैं, हाई वियर रेजिस्टेंस है जो कि इक्विवेलेंट होती है टू द अमेल्गम 6 to 15 माइक्रोन्स पर ईयर, और स्टैटिक पोटेंशियल जो है इनका वो भी एक्सीलेंट है। और इसकी हाइब्रिड कैटेगरी में हमारे पास हर्क्यूलाइट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू, तो वो आपने देख लेना है। बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, आपके एससीक्यू एमसीक्यू दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट कंटेम्प्रेरी हाइब्रिड जो कंपोजिट रेजिन मटीरियल्स में माइक्रो हाइब्रिड्स एंड नैनो हाइब्रिड्स जो हैं वो आ जाते हैं। माइक्रो हाइब्रिड्स एंड नैनो हाइब्रिड्स जो हैं वो आ जाते हैं। जो हमारे पास माइक्रो हाइब्रिड्स होते हैं एंड नैनो हाइब्रिड, ये कंटेन करते हैं मिक्सचर ऑफ स्मॉल एंड स्मॉलर पार्टिकल्स एंड हैव द एक्सीलेंट हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एस्थेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चीज़ बस इसमें अपने याद करनी है, और जो हाई फीलिंग और इसका होता है वो पॉलिशेबल होता है, बस इसमें ये चीज़ आप याद रखें, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एडवांटेज आ जाते हैं ऑफ द नैनो कंपोजिट के, पॉलिशेबल है टू वेरी हाई लिस्टर एंड दे कंटेन दैट लिस्टर ओवर द टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आपको ये फिलर पार्टिकल्स की टाइप्स जो है वो आई थिंक तो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रही होंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिलर पार्टिकल साइज, ठीक हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी हमारे पास आ जाता है। अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी देखिए तो हमारे पास पैकेबल कंडेंस कंपोजिट रेजिन मटीरियल्स हैं, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये मटेरियल्स जो हैं इनको देखें, अगर हम लोग पोजेस करते हैं हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली हाइब्रिड कंपोजिट रेजिन टू विच लार्ज फिलर्स हैव एडेड दैट कैन बी कंडेंस्ड एंड पैक्ड इन अ मैनर सिमिलर टू द अमेल्गम एंड लार्ज फिलर पार्टिकल्स हैव रिजल्टेड इन डॉक्यूमेंटेड बाय द पुअर हेयर रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये बस इसमें ये चीज़ अपने थोड़ी सी पढ़ लेनी है, ठीक है। पैकेबल जो होते हैं वो कंडेंसेबल कंपोजिट रेजिन्स होते हैं, और एक हमारे पास फ्लोएबल होते हैं। जो फ्लोएबल होते हैं वो हमारे पास फिलर कंटेंट जो इनका वो कितना है 35 से 65% बाय द वेट। ये जितने भी वेट बताए हुए हैं, परसेंटेजेस बताई हुई हैं पीछे भी आगे भी, आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है, ओके। उसके बाद विस्कोसिटी अलाउज एंड इंजेक्टेड इनटू द कैविटी प्रिपरेशन विद अ सिरिंज, ठीक है। विस्कोसिटी जो फ्लोएबल होते हैं इनको हम लोग सिरिंज के जरिए से जो है इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन की कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अपने इसको देख लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाँ, इसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिड्यूस्ड होती हैं, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है इसमें ज़्यादा होती है। रिस्ट्रिक्टेड टू निश फंक्शंस जैसे कि 0.5 mm थिक लाइनर अंडर द लार्ज पोस्टीरियर कंपोजिट रेस्टोरेशंस, तो अंडर लार्ज पोस्टीरियर कंपोजिट रेस्टोरेशंस होती हैं ये शुड बी रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द फंक्शंस सच एज 0.5 mm थिक लाइनर तक। अच्छा, तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कम होती हैं और पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है वो ज़्यादा होती है, ये पॉइंट आपने
आपने इसका याद रखना है और सिरिंज इसकी जो है वो याद रखनी है। और थर्ड रिसर्च ने इंड्यूस कंपोजिट लो श्रिंकेज कंपोजिट रेजोनेंस, इसमें भी हमने बस इसका जो है ये परसेंटेज याद रख लेनी है एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद इसमें लो श्रिंकेज का जैसा लीनियर श्रिंकेज जो है इसकी वो 1.4 to 1.7 तक होती है। बाकी एक दफ़ा बस इसको रीड कर लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास आ जाता है वो बल्क फिल कंपोजिट रेजिन्स आ जाते हैं, जिसमें आपने ये वाली टाइप्स इसकी याद रखनी है, ठीक है। बल्क फिल की फ्लोएबल बेस बल्क फिल कंपोजिट एंड फुल बॉडी बल्क फिल कंपोजिट, ये आपने याद रखनी है। ये आपका SCQ भी है, आपको 5 पेपर्स में आया हुआ है। और ये जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं ये आपने इसमें जो है वो याद रखनी है, इनको स्किप नहीं करना, ठीक है। इनको अपने अच्छे से याद रखना है। जो है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप याद रख लें। बल्क फिल कंपोजिट रेजिस में इनकी इंक्रीमेंटल लेयर टेक्निक हमारे पास ये आ जाती है। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर है और रिड्यूस चेयर टाइम, मिनिमाइज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन, इंड्यूस श्रिंकिंग स्ट्रेस एंड क्योरिंग ग्लाइड पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसका भी ये इंक्रीमेंट में याद करना है कि 4 to 5 mm तक इसकी ये टाइप्स आ जाती हैं। और इसका ये आ जाता है, इसका रियर स्पोर्ट लाइट क्योरिंग टाइम इसका एटलीस्ट 20 सेकेंड जो हम लोग रखते हैं और इसको क्योर करते हैं, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किया है अपनी अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर सी बॉन्डेड सरफेस, सी फैक्टर जो है वो हमने डिटेल में एनामेल एंड एंटीन बॉन्डिंग जो है उसमें पढ़ लिया था डीएन में चैप्टर नंबर 15 में, वो मैंने उसमें शेयर भी कर दी हुई है वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। इसकी समरी जो है ये आपने खुद ही पढ़ लेनी है, ठीक है। और क्लिनिकल नोट्स इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको MCQ आएगा वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको तकरीबन पीछे बता दी हैं, ठीक हो गया। ये एक आपका SCQ था कंपोजिट रिपेयर का, ठीक है। इसको आप अपने बुक पे जो वो मार्क कर सकते हैं, अच्छे से मार्क कर ले ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस कंपोजिट जो है उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको SCQ आता है तो आप इसको इस तरह से पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट बेशक लिख लें या वीडियो पॉज करके अपनी बुक पे नोट कर लें। तो चैप्टर 16 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया मैनिपुलेटिव, और ये है ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा अगर आपने रीड करना हुआ इसकी जो प्राइमरी स्ट्रेटजीज़ हैं 5 प्राइमरी स्ट्रेटजीज़, इनको एक दफ़ा जो है वो देख लेना कि इसमें सी फैक्टर है और स्टार पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसको बस एक दफ़ा आप देख लेना। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दी हैं ताकि आपके MCQ जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।